Good morning, student. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. Myself Ravina Dagar. Today we will continue our chapter. Chapter name is The Case. Chapter number 7 English Grammar. अब आता है The Case. Case मतलब कारक. कारक किसे कहते हैं? First question है What is the case? Case किसे कहते हैं? Which locates the position of noun or a pronoun in a sentence is called case. जो हमें क्या बताता है, स्थिति, पोजीशन बताता है किसकी, नाउन की और प्रोनाउन की, उस सेंटेंस में, उस वाक्य में, उसे ही क्या कह देते हैं बेटा, केस कह देते हैं. केस का मतलब होता है कारक. अब आता है कुछ पॉइंट जो हमें इस चीज़ से रिगार्डिंग याद रखने चाहिए. कीप इन माइंड. एग्जाम्पल लिया हमने, राम गेव हिम अ पेन. राम क्या हो गया, जिसके बारे में बात हो रही है वो तो सब्जेक्ट, और जो बोला जा रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट भी बोल देते हैं उसको. अब इनमें भी होता है वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होते हैं. फर्स्ट है बेटा राम, हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट. गेव हो गया वर्ब. हिम और पेन क्या है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं. लेकिन अब इसमें आता है, ये दोनों तो ऑब्जेक्ट हो गए, लेकिन ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. राम हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट. अगर हम प्रेडिकेट देखें तो ये सारा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट. अगर हम वर्ब देखें तो वर्ब हमारे पास गेव. गेव मतलब देना. हिम और पेन हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अब आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ये केस में हमें समझने की ज़रूरत है. अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे जो केस के जो टाइप्स आएंगे उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं केस में? केस होता है जो स्थिति, जो पोजीशन बताती है किसकी, सेंटेंस में, वाक्य में, नाउन और प्रोनाउन की. नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन मतलब स्वरनाम, उनकी स्थिति बताती है. तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के टाइप्स हैं. फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं. अब आता है बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो गेव आंसर ऑफ वट, जो हमें किसका, वट का जवाब दे. वट मतलब क्या, क्या का जवाब दे. और सेकंड इसका फीचर है गेव कंप्लीट सेंस, जो सेंटेंस को कंप्लीट सेंस यानी कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाता है. बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें चीज़ समझाता है कि सेंटेंस में बात क्या की जा रही है. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, राम गेव अ पेन. अब वट, राम ने क्या दिया, क्या दिया, पेन दिया. आंसर मिल गया. तो पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और ऊपर से हमें लग रहा है कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, कि कंप्लीट बता रहा है कि राम ने भाई क्या दिया, पेन दिया. कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट अंडरस्टैंड है, कंप्लीट समझ में आ रहा है कि वाक्य में बताया क्या जा रहा है कि राम ने क्या दिया, पेन दिया. नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम ले तो गिव आंसर ऑफ वूम. वूम का आंसर देते हैं. वूम होता है किसको या किसे. वूम किस का मतलब किसके लिए यूज होता है, किसको या किसे. जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो हमें वूम का आंसर मिलेगा. जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो हमें वट का आंसर मिलेगा. वट क्वेश्चन करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा, और जब हम वूम क्वेश्चन करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. नेक्स्ट आता है नॉट गेव कंप्लीट सेंस. क्या नहीं देता, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट सेंस हमें नहीं बताई जाती. इस सेंटेंस में हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है. जैसे कि एग्जाम्पल सेम ही लिया, राम गेव हिम, जैसे कि इधर. और इसके साथ साथ क्या है बेटा, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिडन कर सकते हैं. अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर दे, छुपा भी दे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम छुपा भी दे तो हमारे सेंटेंस पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि ये यहाँ दिख रहे हो, जैसे कि whom,
नोट गिव कंप्लीट सेंस, ना तो कंप्लीट सेंस देता, उसके साथ साथ क्या हो जाता है बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हाइड मतलब छुपा भी सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें क्या नहीं मिलता कि वट क्वेश्चन का आंसर हमें कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता। जैसे राम गेव हिम, इसका मतलब हो जाता है राम ने उसे दिया, तो वूम का होता है किसको और किसे। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे राम गेव हुम, राम ने किसको दिया, तो आंसर आता है राम ने उसे दिया, राम गेव हिम। तो हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया यानी कि हुम गेव, किसे दिया, हिम, तो हिम गेव, उसे दिया, गेव हिम, उसे दिया, तो किसे दिया का जवाब आया, उसे दिया, गेव हिम। लेकिन अगर हम हिम को छुपा देते हैं तो इसका भी, अब देखो इधर हिम का यूज नहीं था, फिर भी हमें प्रॉपर सेंटेंस समझ में आ गया, लेकिन इधर हमें कुछ मिसिंग लग रहा है, हमें किसका जवाब नहीं मिला कि उसे दिया क्या दिया, इसका तो जवाब हमें मिला ही नहीं है कि वट। ये बोल दिया कि उसे दिया, लेकिन जब तक ये नहीं बताओगे कि दिया क्या, तो हमें ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें वूम का आंसर मिलता है, ये इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, और उसके साथ साथ वट का आंसर इनमें नहीं मिल सकता। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम छुपा भी दे तभी भी सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीट सेंस हमें मिलेगी। जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छुपा दिया था, हमने सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन का यूज किया, राम गेव अ पेन, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि राम ने क्या दिया, पेन दिया। वट का आंसर मिल रहा है कि क्या दिया, और उसके साथ साथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी बन रही है, हमें समझ में भी आ रहा है सेंटेंस। लेकिन इसमें अधूरा है कि उसने कुछ दिया तो, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या दिया। यही आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ केस। केस मतलब कारक कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास नॉमिनेटिव केस, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड होता है पोजेसिव केस, फोर्थ होता है वोकेटिव केस, और फिफ्थ होता है डेटिव केस। अब देखो बेटा मेन होते हैं यही थर्ड, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। नॉमिनेटिव का पार्ट है एक डेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस का पार्ट है एक वोकेटिव केस। ठीक है, तो आज हम करेंगे नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है। फर्स्ट भी डन, किसको हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। ठीक है, अब आता है बेटा व्हाट इज नॉमिनेटिव केस, यानी कि नॉमिनेटिव केस कारक कौन सा होता है। वह ना नाउन और प्रोनाउन, जब संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग एज अ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो उसकी जो वर्ब का प्रभाव है वो भी किस पर जुड़ता है, सब्जेक्ट पर ही जुड़ता है। तभी उसको क्या बोल दिया जाता है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। यानी कि इसका प्रभाव, जो भी वो काम करेगा उसका प्रभाव सब्जेक्ट से जुड़ा होगा, वो सब्जेक्ट कर्ता पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वही क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव केस। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, ही इज एन इंजीनियर, वह क्या है, इंजीनियर है, तो सब्जेक्ट भी ही और इंजीनियर भी कौन है, वही है। नेक्स्ट, कुमकुम बोट अ न्यू कार, तो सब्जेक्ट क्या है, कुमकुम, जो सब्जेक्ट होगा वही बेटा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। कर्ता कारक जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रभाव भी कर्ता पर यानी कि सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा, और प्रोनाउन और नाउन का यूज भी एज अ सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा, और जो वर्ब होगी उसका प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा। यानी कि जिसमें मेन कौन होगा, सिर्फ सब्जेक्ट होगा। कुमकुम बोट अ न्यू कार, कुमकुम ने क्या खरीदी, नई कार खरीदी, तो नई कार वर्ब हुई, नई कार खरीदना, तो खरीदी किसके द्वारा गई, कुमकुम के द्वारा। तो नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा वही हमारा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें,
ये हमने एग्जाम्पल लिया, तो सूरज ईस्ट से निकलता है तो इसमें आ जाएगा सन। सन क्या है? सब्जेक्ट है, तो यही क्या आ जाएगा? नॉमिनेटिव केस आ जाएगा। तो ही, कुमकुम, सन, ये क्या है? सारे नॉमिनेटिव केस है। याद रखना, जो भी सब्जेक्ट होगा वही हमारा क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। सबसे पहली बात नॉमिनेटिव केस को पहचानने की, कि जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। अब देखो, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस होता है मतलब कर्म कारक। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रीपोजिशन, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? जहाँ भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द यूज तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा सेंटेंस में प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। किसी काम को करने का प्रभाव, करने का श्रेय किस पर जाता है? ऑब्जेक्ट पर जाता है। इसमें काम किया किसी और पर के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका जो एक्शन होगा, उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो बेटा किस पर जाएगी? या तो वर्ब पर या फिर प्रीपोजिशन पर। इट इज सेड टू बी इन दी ऑब्जेक्टिव केस। उसे ही क्या बोल दिया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होगा बेटा? हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, काम करेगा सब्जेक्ट, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। हमारे ऑब्जेक्ट पर कैसे पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, आई मीट हर, तो मिलना कौन चाहता है? आई मीट हर, मिलना है आई को, लेकिन किससे? हर से, तो प्रभाव किस पर पड़ा? ऑब्जेक्ट पर पड़ा। नेक्स्ट, आशीष हिट दी बॉल, बॉल को किसने हिट किया? आशीष ने, लेकिन प्रभाव, एक्शन कहाँ हुआ? बॉल पर हुआ। ठीक है, हिट तो आशीष ने किया, काम तो आशीष ने किया था, लेकिन एक्शन वर्ब का प्रभाव किस पर पड़ा? बॉल पर पड़ा। आई मीट हर, मुझे उससे मिलना है या मुझे उससे मिलना है, तो वो मिलने जाएगा तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? हर पर पड़ेगा, वो भी तो मिलने आएगी। यस या नो? नेक्स्ट, गगरी कॉल्ड मी, गगरी ने मुझे बुलाया, तो काम किसके द्वारा बुलाया? किसने? गर्गी ने बुलाया, लेकिन किसे? मुझे, तो प्रभाव किस पर पड़ा? मी पर पड़ा, मुझे, उसके बुलाने पर वो जाएगा। नेक्स्ट, आशीष की ले लें, आशीष हिट द बॉल, बॉल किसके द्वारा हिट की गई? आशीष के द्वारा, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा? बॉल पर पड़ा। नेक्स्ट, आई मीट हर, मिलना किसको था? आई को था, लेकिन प्रभाव कहाँ पर पड़ा? हर पर भी उसका क्या था? प्रभाव पड़ा। क्लियर है? आई रिपीट, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस बेटा वही होते हैं जब नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है, लेकिन जो प्रतिक्रिया होती है, जो सब्जेक्ट होता है, उस पर क्या? वर्ब का या प्रीपोजिशन का प्रभाव पड़ता है, उसी को क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्टिव केस, कर्ता कर्म कारक बोल देते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में हमें पता था सब प्रभाव किस पर पड़ेगा? सिर्फ सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसको कहते थे कर्ता कारक, इसको हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा पॉजेसिव केस। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉजेसिव केस? पॉजेसिव केस होता है बेटा संबंधवाचक कारक, यानी कि संबंध प्रकट करता है कि ये चीज किसकी है? ओनरशिप। When possession or ownership of anything indicates by a noun and pronoun, it is said to be in the possessive case. Possessive case में यानी कि संबंधवाचक जो कारक होता है उसमें बताया जाता है ओनरशिप, यानी कि अधिकार बताया जाता है ये चीज़ किसकी है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर उसकी तरफ इशारा करके उस पर अपना अधिकार, अपना पोजेशन जो होता है वो दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर पेंसिल, ये जो पेंसिल है वो कह रहा है ये तुम्हारी है, यानी कि दिस इज योर पेंसिल, तो पेंसिल किसकी है? तुम्हारी। नेक्स्ट, गिव मी माई बुक, मुझे मेरी, संबंध बता रहा है कि ये जो बुक है वो किसकी है? मेरी है। गिव मी माई बुक, मुझे मेरी बुक दो। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, उसके दोस्त आ रहे हैं, तो दोस्त किसके हैं? उसके हैं। हिज, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं। जैसे कि दिस इज योर पेंसिल, ये तुम्हारी पेंसिल है, तो पेंसिल का संबंध किससे है? योर से है, तो कौन सा हो जाएगा? पॉजेसिव केस हो जाएगा, ओनरशिप बता दी गई। नेक्स्ट, गिव मी माई बुक, मुझे मेरी बुक दो। माई
माई मतलब मेरी, वो बुक किसकी है, मेरी है, तो मुझे मेरी बुक दो। नेक्स्ट हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, उसके क्या दोस्त आ रहे हैं, तो दोस्त किसके हैं, उसके हैं, हिज के हैं, तो उसके दोस्त आ रहे हैं। तो ये हो गया था पोजेसिव केस, जिसको हम संबंधवाचक कारक कहते हैं। नेक्स्ट जो दो केस और रहते हैं, दो टाइप होते हैं, वो हम करेंगे कल कंटिन्यू, ठीक है। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो लर्निंग हब इंडिया का स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।